इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। खेतन में सरसों और अलसी झूले, फागुन मस्त बयार चले, महादेव मेला भक्त चले। घाम बड़ो तेज, हवा ठंडी लगे, ऐसो जो फागुन सुहानो लगे, ऐसो जो फागुन सुहानो लगे। जो ही सुहानो मौसम के साथ स्वागत है आप सभी किसान भैया बहनन को कार्यक्रम किसानवाड़ी में। और आज की किसानवाड़ी में सभी अच्छी अच्छी जानकारी और मनोरंजन लेके आए हैं शैलेंद्र भैया और शिवकली जी। तो स्वीकार करें हम दोनों की राम राम। शिवकली जी आपके भी राम राम। राम राम शैलेंद्र भैया, राम राम। और सुनाओ जी का हाल चाल है खेती बाड़ी को। और शिवरात्रि को त्यौहार भी देखो ना, हफ्ता भर बाद ही आने वालो है। और तो तैयारी हो गई हो है ना, भैया हो ही रही है। अबे तो भक्त ना हूँ चौड़ागढ़ पर्वत भी जा रहे हो भोले बाबा के त्रिशूल भेंट करन के नाने। बिल्कुल भैया खेतीबाड़ी को हालचाल तो अबे बढ़िया है, काहे से कि अबे हमारी सभी फसल फल फूल में है ना। हाँ। और धीरे धीरे करके पकाव में भी आ रही है। तो अब जी जान लिए थे भैया अपन की आज की किसानवाणी की चौपाल में का होन बारो है ना। जी देखो, सबसे पहले तो आज कार्यक्रम किसानवाणी में हमारी आज की बात हुए जिको वैसे है मृदा स्वास्थ्य कार्ड डिजिटल रिपोर्ट को महत्व जब वैसे है ना। एक के साथ अपन करें चर्चा। और चर्चा को विषय अपने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन जब वैसे है। और एक के साथ सभी जानत अपने किसान भैया बहन की कछु जरूरी संदेश भी होते हैं और मनोरंजन भी होते हैं लोकगीत और लोक भजन के माध्यम से ना। और होते अपने मेहमान क्रम। भैया अब मेहमान क्रम में का है वो भी बता देते हैं। देखो आज है अपने साथ हंसनगर कॉलोनी कुकड़ा जगह छिंदवाड़ा की श्रीमती अनीता वर्मा, जो हमें जानकारी दे हैं छत पे कैसे कराते हैं सब्जियों की खेती। हाँ भैया। और बातचीत करने आप ही नहीं करे। हाँ भैया। तो चलिए कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हैं और एक सुंदर सु देवी गीत सुनाते हैं राधे श्याम राजपूत और साथियों के। तो चलो भैया सुनाते हैं। हाँ तो जे देवी गीत के बाद चलो किसान भैया बहनों अब कर लेते हैं अपन आज की बात जी को विषय है भैया मृदा स्वास्थ्य कार्ड डिजिटल रिपोर्ट का महत्व। का बात है शैलेंद्र भैया, आप तो बड़ी गहरी चिंता में डूबे हो, का होगा अरे भैया? शिवकली जी का बताऊं, अब आप पूछ ही रहे हो तो बता ही देता हूँ। हाँ भैया। मैं देख रहा हूँ कछु दिन से गले दिन से हमारे खेत में जो है ना उत्पादन धीरे धीरे कम हो रहा हो। और वो कम हो जा रहा हो, समझ भी नहीं आ रहा हो कहाँ से हो रहा हो, ऐसे का हो रहा है, बस यही चिंता में है, सताया जा रही है। अच्छा तो जब बात है शैलेंद्र भैया, एक बात बताओ भैया, आपने कभी अपने खेत की माटी को सेहत की जांच करवाए थे कि नहीं? अरे नहीं करवाओ जी एक बार करवान को सोचो तो और फिर सोचत रहेगा करवा नहीं पाओ मैंने तो। मगर भैया नहीं करवाए तो अब जरूर करवा लेना है ना, काहे से कि ऐसे आपके माटी की सेहत के बारे में पता चल जाए। जैसे सही फसल को चुनाव करने में भी मदद मिल जाए। और भैया माटी की जांच भी वैसे ही होते है जैसे कि अपन अपनी सेहत के नाम डॉक्टर के पास जाके कई तरह की जांच करवा थे कि नहीं। अच्छा समझ गया जी। अरे बाजी जी जा तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब तो मैं जल्दी से अपनी खेत की माटी की जांच करवा लाऊं है ना। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बनवा लाऊं। बिल्कुल। और सभी किसान भैया बहन का मेरा निवेदन है कि जिनने भी अभी तक अपनों खेत की माटी की जांच नहीं करवाए हैं वे जरूर से करवा ले। बिल्कुल। तो शैलेंद्र भैया आपकी चिंता के साथ साथ हमारे सब्र किसान भैया बहन भैया की भी चिंता दूर हो जाए है ना। जब अपन अपनों शरीर के लाने इतो ध्यान रख सकते हैं तो अपने खेत की माटी की सेहत के लाने का नहीं रख सकते है ना। ऐसे ही अपनों पशुधन के नाने भी अपन के ध्यान रखने चाहिए, तभी तो अपन अपनी फसल की पैदावार के अच्छे से बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, पैदावार के अच्छे से बढ़ा सकते हैं और आय के भी दुगनी कर सकते हैं ना। एक बात और है जी कौन सी भैया? कि अपनों भारत देश में लाखों किसान ऐसे हैं जो कि परंपरागत ढंग से खेती करत आ रहे हैं, मगर उन्हें कभी खेत की माटी की जांच नहीं करवाए। उन्हें पता ही नहीं है बहुत सारे लोग। जैसे नतीजा जो निकलत है कि हर खेतन में पोषण की मात्रा अलग अलग होते हैं। बिल्कुल। सबकी मिट्टी की तासीर जो रहते हैं ना वो अलग अलग होते हैं ना। तो शैलेंद्र भैया सही पोषण की स्थिति के अच्छे से जानन के लाने मृदा स्वास्थ्य कार्ड जेके अपन सॉइल हेल्थ कार्ड को नाम से भी जानते हैं वो बनवाना जरूरी है। डिजिटल रिपोर्ट से अपने किसान भैया बहनन के उनकी माटी की जांच के बाद 12 तरह के प्रमुख पोषक तत्वों की जानकारी मिला था भैया। सही बात। और वह भी ऑनलाइन। तो एक लाने का करने पड़े जरा बताओ तो। जांच करवाने पड़े बिल्कुल है ना। अच्छा जी ये तो
एक नाने अपने ध्यान में आओ मैं कहे कि समझ में आओ कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जो माटी की जांच होते हैं ना, जैसे हमने पता चला थे कि माटी में कौन से पोषक तत्व की कमी है और कौन से नहीं, सारी जानकारी मिल जाती है ना। यही के आधार पर अपने किसान भैया बहन के मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिला थे, बिल्कुल जिसमें पूरी जानकारी देते कि माटी कौन सी प्रकार की है और फसल की बुआई कौन से तरीकन से होए, जब माटी में कौन सी फसल अच्छी होए और कौन सी नहीं हो, है ना, वो सारी जानकारी, कितनी चीज की कमी है कितनी चीज की कमी नहीं है, बस सारी जानकारी रहती। तो शैलेंद्र भैया माटी की जांच की प्रक्रिया कैसी होते वो के बारे में अपन जान ले बिल्कुल जी भैया। सबसे पहले ना अधिकारी ना हो किसान भैया के खेत की माटी को सैंपल इकट्ठो करत है ना, ओके बाद परीक्षण के लाने प्रयोगशाला में भेज दिए थे। बिल्कुल, और जांच टीम माटी के सैंपल की जानकारी पता करके ओकी गुणवत्ता के बारे में बताते, बिल्कुल, और कछु कमी रह गई हो तो ओके सुधार के नाने सुझाव भी देते हैं। जैसे मैंने कहा कि मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है ना, जैसे तुमने बताया भी कि 12 प्रकार की, अब हो सकता कोई मिट्टी में 8 रहे कोई 9 रहे, तो 3 कमी होगी ना, तो वो बताते हैं। और एक के बाद जो रिपोर्ट है ना वो किसान तक नहीं बतावे, ऑनलाइन भी अपलोड कर देते हैं, तो किसान भैया का रहते माटी की रिपोर्ट घर बैठे कंप्यूटर और मोबाइल में देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। तो भैया जो ही तो डिजिटल रिपोर्ट को महत्व भी है, बहुत जरूरी चीज। तो एक ही लाने सभी किसान भैया बहनन के जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने पड़े, और जो तभी संभव है भैया जब आप माटी की जांच करवाओ, बिल्कुल सही, तभी तो जो कार्ड बने, और जो कार्ड बनवाना भी बहुत ही आसान है भैया। एक लाने राज्य सरकार ने गांव स्तर पर माटी जांच के केंद्र खोले भी हैं। बिल्कुल, अपने किसान भैया वहां जाके माटी की जांच करवा सकते हैं। बिल्कुल, और फिर एक के अलावा जिले के कृषि विज्ञान केंद्र है जी या फिर कृषि विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं और जो कार्ड बनवा सकते हैं। काय से कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड को बड़ो फायदा है। बिल्कुल फायदा भैया, जैसे कि माटी की सेहत की सही जानकारी मिल जाए, बिल्कुल मिला, साथ ही में पोषण की कमियों के दूर कर सकते हैं। माटी में पोषक तत्वों के आधार पर फसल को अपन चयन कर सकते हैं कि भैया कौन सी फसल लगाने हैं और कौन सी नहीं लगानी है। बिल्कुल सही बात। और सबसे बड़ी बात, खेत में लागत भी कम है, लागत कम लगे तो सीधी सी बात है खर्चा में भी कमी आए। और जांच के बाद अपन भी सही मात्रा में जब खाद और उर्वरक को उपयोग करें तो अपनी लागत कम लगे, और ये भी पता चल जाएगा अपनी मिट्टी में क्या चीज डालने, कितनी मात्रा में डालने और कितनी नहीं डालने। तो ऐसे क्या हो, किसान की आय तो बढ़े, जो अंधाधुन वो रसायन को यूज करत हो ना, इस्तेमाल करत हो, वो अपनो सीमित हो जाए, तो बचत तो होए, तो ये बेहतर खेती संभव है ऐसे। बिल्कुल हो है भैया। तो शैलेंद्र भैया आप भी जल्दी से माटी की जांच करवा के जो कार्ड बनवा लो, है ना। और मैं भी बनवा लेती हूँ भैया, कैसे कि हर 2 साल बाद फिर से माटी की जांच करवाना पड़ा। अच्छा, 2 साल बाद बनवाना पड़ा था। अच्छा, बता दे तो जी। और कार्ड बनवाना पड़ा था ताकि उत्पादन अच्छो बढ़ने चाहिए और आय भी अच्छी होने चाहिए, है ना। तभी तो। और अब अपन यही समाप्त करत हैं आज की बात के, जिको विषय है तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड डिजिटल रिपोर्ट को महत्व। चलिए जी, अब एक बार फिर से अपने किसान भैया बहन के मनोरंजन से जोड़ा थे और राम प्रसाद अहिरवार की आवाज में सुंदर सो ख्याल सुनाते। चलो भैया सुनिए। करे बेचैन की गोरी दाना घुम
ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। चलो किसान भैया बहन, संदेश के बाद अब जुड़ा थे हमारी आज की चर्चा से, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के बारे में। बिल्कुल किसान भैया बहन, भारत सरकार ने 2025 से लेकर 2031 तक 11,440 करोड़ रुपए को बजट के साथ राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत करी है। बिल्कुल। अब जो को उद्देश्य का है, जो को उद्देश्य किसान भैया बहन की 2030 तक भारत के दलहन को उत्पादन है, जो कि अबे 242 लाख टन है, एक है 242 लाख टन से बढ़ा के
350 लाख टन करने को लक्ष्य है। बिल्कुल। और सरकार के द्वारा एको समय जो है भैया वो 2025 से लेके 2031 तक को रखा हुआ है। हाँ। साथ ही में सरकार को मुख्य उद्देश्य भी जो ही है कि दलहन को उत्पादन के बढ़ाने के साथ साथ आयात में भी कमी करना है। हाँ। और एक ही साथ ही में तुअर, उड़द और मसूर की भी खरीद करना है। एक के अलावा सभी किसानन के 88 लाख मुफ्त बीज की किट भी देने वाले हैं भैया। बिल्कुल। किसान भाई बहन, सरकार को लक्ष्य है कि आयात में निर्भरता के कम करने के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी देने हैं। हाँ। और किसान की आय में बढ़ोतरी भी करने हैं। बिल्कुल। किसान भैया बहन, अबे जो समय में दलहन में खेती को क्षेत्रफल जो अपने भारत में है 275 लाख हेक्टेयर है। हाँ। सरकार की योजना है कि एको क्षेत्रफल के बढ़ा के 350 लाख हेक्टेयर तक करो जाए। एक के अलावा सरकार प्रमुख फसलों पर भी विशेष ध्यान दे रही है, जिनमें भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में खपत होने वाली हमारी दाल है, जो तो हर घर में बनत है। तुअर दाल है, उड़द दाल है और मसूर दाल है। बिल्कुल। एक के अलावा सरकार इनकी खरीदी भी प्रमुख रूप से कर रही है ना, जैमें नेफेड और NCCF अगले 4 सालों तक ऐसे किसानों से पूरी खरीदी कर है जिनको पंजीयन है भैया, या फिर जिनने जो योजना के अंतर्गत अपनो रजिस्ट्रेशन करवा के रखे हैं, और ये सब खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करी जा है। बिल्कुल जी। एक के अलावा किसान भैया बहन, सरकार की प्राथमिकता जब बात पर भी है कि किसानों की सहायता के नाने 88 लाख मुफ्त बीज की किट प्रदान करे, मतलब मुफ्त बांटने हैं। और फसल के उपरांत नुकसान से बचन के नाने प्रसंस्करण इकाइयां भी स्थापित करने हैं, जिसके अंतर्गत क्या करने हैं, जिसके अंतर्गत सरकार करे कि लगभग 1000 प्रसंस्करण इकाइयां भी स्थापित करें। बिल्कुल। जिसमें नुकसान फसल के बाद जो नुकसान होते हैं ना, उससे बच सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं। किसान भाइयों, राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत तकनीकी रूप से भी एको पूरा ध्यान रखो जा रहा है, जिसके अंतर्गत बीज की गुणवत्ता और उपलब्धता बनाए रखने के लाने सरकार साथ ही पोर्टल के माध्यम से निगरानी भी रखे है ना। बिल्कुल। किसान भाई बहन, वर्तमान समय में भारत जो अपना भारत देश है वो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है ना। मगर क्या हो रहा है कि मांग ज्यादा है और उत्पादन है कम। एक के कारण अपन खे जो दाल वगैरह है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार जैसे देश से बुलाने पड़ा था, मतलब आयात करना पड़ा था। और सरकार यही सोच रही है कि राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के माध्यम से जो आयात है ना, जो बुलाए वो नहीं बुलाए, शून्य करो जाए, मतलब अपनी जरूरत की चीजें हम खुद ही उगा लें, प्राप्त कर लें, है कि बिल्कुल। और किसान भाइयों, राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जेके हम ICAR भी कहते हैं, और ICARDA जेके हम ICARDA भी कहते हैं। इन सबके सहयोग से दलहन मिशन पर राष्ट्रीय परामर्श और रणनीति बैठक को आयोजन भी करो जा रहा है। बिल्कुल। किसान भाइयों बहनों, राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से अपन के उन्नत प्रकार के बीज और उन्नत प्रकार की किस्मों को चुनाव करने में बड़ी आसानी हो, है ना। बिल्कुल। और अपन के नौती जो तकनीक है ना, वो भी सीखने मिले, ऐसे जोड़ सके अपन, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी हो। एक ही साथ ही अपनी आय पर भी प्रभाव पड़े। बिल्कुल पड़े भैया। काहे से कि किसान भाइयों, दालें केवल एक कृषि उत्पादन नहीं है, बल्कि जे अपनो पोषण, सुरक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आजीविका को आधार भी है ना, जो मिशन के माध्यम से सिर्फ घरेलू उत्पादन बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल जी, अच्छी बात कही। अब जो तो हो गई हमारी चर्चा, है ना भैया। अब अपन जुड़ जाते हैं मेहमान से, है ना। बिल्कुल भैया। अब अपने किसान भैया बहन के मेहमान में सुनवा रहे हैं आज अपन हंसनगर कॉलोनी कुकड़ा जगह छिंदवाड़ा की श्रीमती अनीता वर्मा, जो हमें जानकारी दे है छत पर कैसे करते सब्जियों की खेती के बारे में जानकारी दे हैं। तो चलिए सुनिएगा। बिल्कुल, चलो सुन लेते हैं। किसान भाइयों बहनों, महंगाई जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हरी सब्जियों से लेकर खाने पीने की कई चीज़ें जो है वो महंगी हो रही हैं। ऐसे में आम जनता का और ख़ासकर हमारी गृहिणियों का किचन का बजट बिगड़ जाता है। भाई, गर्मी और सर्दी के मौसम में तो भाव मध्यम होते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में तो सब्जियों के भाव और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका मुख्य कारण है बरसात में अधिकतर सब्जियां जो है वो सड़ गल जाती हैं और सब्जी की आवक जो है वो कम हो जाती है, जिसका सीधा असर हम सभी पर पड़ता है। तो भाइयों, ऐसे में क्यों ना हम घर में इन सब्जियों की खेती कर इस महंगाई में हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं।
बस इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अभी तो शहरों में टेरेस फार्मिंग यानी कि घर की छत में खेती का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। तो भाई इसी कड़ी में आज के मेहमान क्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हंसनगर कॉलोनी कुकड़ा जगत छिंदवाड़ा में रहने वाली श्रीमती अनीता वर्मा जी से, जो कि एक गृहिणी है और ये हमें जानकारी देंगी घर की छत पर सब्जी की खेती कैसे करें इस विषय पर। तो बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी आपका हमारे कार्यक्रम किसान वाणी में। राम राम। जी बहन, राम राम। तो अनीता बहन बताइए, आपने घर की छत पर खेती करने का विचार क्यों बनाया? देखिए बहन, घर पर उगी सब्जियां खाने का मजा ही कुछ और है जी। अगर हमारे पास जगह कम है तो हम घर की छत पर ही तरह तरह की सब्जियां उगा सकते हैं। जी बिल्कुल। और अच्छी स्वादिष्ट सब्जियां और सलाद का आनंद ले सकते हैं। जी। मैं सभी किसान भाइयों और श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि आजकल बाजार में तरह तरह की रासायनिक खाद और कीटनाशकों को से भरपूर खूब सुंदर आकर्षक सब्जियां मिलती हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में क्यों न हम घर की छत पर ही जैविक खाद से सब्जियां उगाकर इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल पा सकते हैं। और जैविक खाद से उत्पादित सभी सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। जी। आमतौर पर देखा जाए तो कई लोग फ्लैट में रहते हैं और ज़मीन के नाम पर उनके पास या छोटी सी छत है, तो वे भी सीमित छत का सार्थक उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं बहन। तो बहन आप छत पर किस तरह से सब्जियां उगाती हैं, ज़रा विस्तार से बताइए। देखिए, हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि छत पर गमलों में केवल फूल ही उगाए जा सकते हैं। जी। तो ऐसा नहीं है। छत पर हम गमलों में, पुराने सिंक में, टब, बाल्टियों, बोरियों, डब्बों में और लकड़ियों की पेटियों में सब्जियों को आसानी से उगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बहन इन बर्तनों पर आप कौन कौन सी सब्जियां उगाती हैं? इनमें मुख्य रूप से मैं पालक, मेथी, हरा धनिया, पुदीना, सलाद ही नहीं बल्कि टमाटर, बैगन और गोभी जैसी सब्जियों को सफलतापूर्वक आसानी से उगाती हूँ। जी। इसी तरह से हमारे किसान भाई बहन और गृहिणियाँ भी इन सब्जियों को आसानी से उगा सकती हैं और अपनी भोजन की थाली को स्वास्थ्यवर्धक बना सकती हैं। जी बिल्कुल। जी बहन, सब्जी उगाने का एक तरीका तो आपने ये बताया कि पुराने व्यर्थ पड़े सिंक, टब, बाल्टी और लकड़ी की पेटी में छत पर हम सब्जियां उगा सकते हैं। इसके अलावा और कौन सा तरीका है जिसमें हम छत पर सब्जी उगा सकते हैं? जी, इसके अलावा छत पर नीचे प्लास्टिक की मोटी चादर बिछाकर उस पर मिट्टी डालकर साग वाली सब्जियां लगा सकते हैं। जी। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि पानी की निकासी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा बहन, अगर पेंट की बाल्टियाँ, डिब्बे वगैरह का उपयोग करते हैं तो उनमें पानी निकासी की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए? इन पर हम अपने हिसाब से 2-3 छेद बना देते हैं बाल्टी और डिब्बों के नीचे, ताकि पानी का निकास अच्छी तरह से हो सके। जी। इसके बाद खाद और मिट्टी भरते हैं। बाल्टियों, डिब्बों पर जो छेद बने हुए होते हैं उन पर कम से कम 2 इंच तक मिट्टी ठीकरे यानी कि मिट्टी के टूटे हुए बर्तन को बिछाते हैं और फिर खाद और मिट्टी भरते हैं। अच्छा बहन, ये मिट्टी के ठीकरे 1-2 इंच क्यों भरती हैं आप? क्योंकि जब भी हम गमलों में पानी डालते हैं तो इनके द्वारा फालतू पानी सोख लिया जाता है और धीरे धीरे करके छेद से बाहर भी निकल जाता है। जी। खाद और मिट्टी डालने का वही नियम है जो हम फूलों के गमलों के लिए करते हैं। तो किस प्रकार से करती हैं आप और क्या सावधानी रखनी पड़ती है इसके लिए? देखिए, इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि मिट्टी भारी और चिकनी नहीं होनी चाहिए। जी। और गमलों पर मिट्टी डालने के लिए सबसे पहले हम पुरानी मिट्टी के 2 भाग लेते हैं। हाँ। और 1 भाग गोबर की अच्छी सड़ी हुई पुरानी खाद लेते हैं और इसके साथ नीम की खली का चूरा और उसका 10वां भाग मिलाकर फिर गमलों में भरते हैं। जी। अगर मिट्टी थोड़ी भारी है तो उसमें नदी की रेत या फिर रेत की मोटी वाली बजरी का 1 भाग मिला देते हैं, ताकि मिट्टी हल्की हो जाए और पानी निकास होने से जड़ों के विकास में अच्छी सहायता मिल सके। जी बिल्कुल। और बहन, अगर छत पर प्लास्टिक की मोटी चादर बिछाकर उगाना है तो उसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, उसके लिए तो चादर बिछाने के बाद उसमें खाद मिट्टी फैलाकर सभी साग वाली सब्जियां जैसे कि पुदीना, हरा धनिया,
सलाद वगैरह उगा सकते हैं जी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि छत पर पानी कमरों में न रिसे, साथ ही किसी प्रकार की सीलन न हो। इसके बचाव के लिए वाटर प्रूफिंग की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जी बिल्कुल। इस तरह से हम छत पर चुकंदर, बैगन, टमाटर, मिर्च और गोभी, परिवार की सभी जरूरी सब्जियां जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली आदि लगा सकते हैं जी। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक गमला या बाल्टी में एक ही पौधा लगाएं जी, ताकि उसकी जड़ों का विकास सही तरीके से हो सके। बिल्कुल। बहन, जब सब्जी खाने योग्य हो जाती है तो उनको किस प्रकार से तोड़ा जाता है और रोग कीट लगने पर क्या करती हैं आप? इसके लिए पत्तेदार सब्जियों को कैंची की सहायता से चारों तरफ से काटते हैं और बीच वाले भाग को नहीं काटते हैं क्योंकि इससे पौधे का विकास निरंतर होता है। जी। टमाटर, बैगन के पौधों में रोग और कीट लगने पर नीम का कीटनाशक का उपयोग करते हैं। जी। रासायनिक कीटनाशक का नहीं करते हैं। इस प्रकार से किसान भाई बहन और गृहिणी कम खर्च में छत पर ही खेती कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। जी अनीता बहन, आपने हमको और हमारे सभी किसान भाइयों बहनों और श्रोताओं को अच्छी जानकारी दी। इसके लिए छिंदवाड़ा आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। जी बहन, राम राम। किसान भाइयों बहनों, एक थी श्रीमती अनीता वर्मा जी, हंसनगर कॉलोनी, कुकड़ा जगत, छिंदवाड़ा से, जो हमें जानकारी दे रही थी छत पर सब्जी की खेती कैसे करें इस विषय पर। किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और एफपीओ के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को एमएसपी पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की एमएसपी पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। जी तो देखो संदेश सुन ले, आज की बात हाँ भैया सब सुन ले। अब समय होगा अपने किसान भैया बहन से विदा लेने को। तो मैं शैलेंद्र भैया और मैं शिवकली जी कहते हैं राम राम, जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।